बिलाखिर इंतहाई ड्रामाई अंदाज में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया और ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ जब एक झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि पीटीआई इलेक्शन मुलतवी करना चाहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि उमैर नियाज़ी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि इलेक्शन अदलिया के मातहत होने चाहिए। अब इस दरख्वास्त में कोई जो है वो कबाहत नहीं थी कि वो जो बेज़मीर ब्यूरोक्रेसी है जो MPOs के ऑर्डर जारी कर रही है और जो पपेट हैं हुकूमत के, हमेशा ब्यूरोक्रेसी होती है, तो उनके नीचे नहीं होने चाहिए। लफ्ज़ नियाज़ी का सुनना था कि लगता था कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा को 440 वोल्टेज का झटका लगा है और वो मरते मरते बचे। और उन्होंने कहा कि क्या नियाज़ी किसी का रिश्तेदार है। अब आप खुद डॉट कनेक्टिंग कर लें, क्योंकि कादी फायद ईसा साहब समझते हैं कि जिस तरह उनके यारों की या उनके दोस्तों की जमातें हैं PDM में, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और मौलवी के शरीफ सिर्फ नून लीग को जो है ना वो चला सकता है, या भुट्टो नाम निहाद वो पीपल्स पार्टी को चला सकता है, या मौलवी का बेटा चला सकता है। तो उनके जहन में ये था कि उमैर नियाज़ी भी कोई इमरान खान के वो चाचे मामे या चाचे के बेटे या कोई इस किस्म का। बहरहाल उन्होंने उमैर नियाज़ी पे बड़े जो है वो नामुनासिब रिमार्क्स पास किए, उनकी डिग्री पे भी बात की, और दूसरा जो मिशाल या मिशल यूसुफजई थी उनको भी उन्होंने जो है वो गैर मुनासिब लहजे में कहा कि पीछे बैठ जाओ वरना कॉन्टेम्प्ट लगा दूंगा। इस पे समी इब्राहिम साहब ने भी बड़ा सख्त वीलॉग किया है। और फिर मैं पहले दिन से रोता आ रहा हूं कि हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम यह है कि जितने भी बड़े ओहदे हैं उन पर छोटे लोग वो मुसल्लत हो गए हैं। अब बंदा कादी फायद ईसा से पूछे कि वो मुकाबले का इम्तिहान पास करके आया है, चीफ जस्टिस बना है। हादसात यहाँ इस मुल्क में हादसात बंदे को जमीन से आसमान पर और आसमान से जमीन पर पहुंचा देते हैं। इफ्तिखार चौधरी ने कादी फायद ईसा को बलोचिस्तान का चीफ जस्टिस लगाया, बलोचिस्तान हाई कोर्ट का, और वहां से ये सुप्रीम कोर्ट में आ गए और फिर वो जो इनका नंबर लिस्ट होती है उसके मुताबिक ये चीफ जस्टिस बन गए। वरना मौसूफ न कोई लंबी चौड़ी वकालत करके आए हैं, न कोई CSS का इम्तिहान पास करके आए हैं, जो मिशल यूसुफजई को कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो है वो धमकियां दे रहे हैं और उमैर नियाज़ी की डिग्री के बारे में पूछ रहे हैं। हालांकि ये बारीक वारदात डाली थी बाकिर नजफी ने, और जो बंदा थोड़ा सा भी पाकिस्तानी सियासत को फॉलो करता है वो जानता है कि बाकिर नजफी किसके ज्यादा करीब है, किसका बंदा है, किसकी जुबान बोलता है। उसने बड़ी बारीक वारदात डालने की कोशिश की और उसने नून लीग को और मुक्तदर हलकों को ये बयानियां देने की कोशिश की, उनके मुंह में ठोंसने की कोशिश की कि PTI इलेक्शन का इल्तवा चाहती है। हालांकि PTI कितने अरसे से इलेक्शन मांग रही है ये सारा लोग जानते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई सजा का मुस्तहिक था, यहाँ पे अगर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई मुस्तहिक था, तो वो सबसे पहले बाकिर अली नजफी थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के कानून के तहत उमैर नियाज़ी ने दरख्वास्त दायर की थी कि जो ROs हैं, DROs हैं, वो अदलिया से लिए जाएं। वो तो एक किस्म की अदलिया पर एतमाद का इजहार कर रहे थे, लेकिन बकौल जुनैद सलीम के जितने खतरात थे कादी फायद ईसा के आने से, और जितने खदशात थे और जितनी तवक्कुआत थी, उन पे 100% जो है वो कादी फायद ईसा वो पूरा उतर रहे हैं। और उनमें इतना बोझ भरा हुआ है कि उन्होंने जब नियाज़ी का लफ्ज सुना
تو وہ مرتے مرتے بچے، لگتا تھا کہ کسی کوبرے سانپ نے ان کو ڈس لیا ہے۔ اب اس قسم کا بندہ، اتنے بغض میں بھرا ہوا بندہ، وہ بدقسمتی سے پاکستان کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے۔ اور ایک دفعہ پھر دہرا دوں کہ ہماری بہت ساری بدقسمتیوں میں سے ایک بدقسمتی کہ خوشامدی ٹٹو ٹوٹ یہ خوشامدیں کر کے، یہ تحفے دے کے بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ گئے۔ ان کا جو ذہن تھا یا ان کا ویژن جو تھا وہ اتنا نہیں تھا، یا وہ گرو نہیں کر سکا، لیکن ان کو عہدے مل گئے، بڑے عہدے مل گئے، جس کا وہ اب ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ اور قاضی فائز عیسیٰ کی جو ٹون ہے، جو لینگویج ہے، وہ لگتا ہے کہ یہ چیف جسٹس کی ٹون نہیں ہے، ایک تھڑے باز کی ٹون ہے اور ایک خدا کی ٹون ہے۔ یعنی جس طرح گاڈ کمپلیکس کا بندہ شکار ہوتا ہے، قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ اپنی اہلیہ محترمہ کو تو حلف لیتے ہوئے انہوں نے ساتھ کھڑا کیا، تو مشعل یوسف زئی کے لیے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے اور جو ٹون استعمال کی، تو میرا خیال ہے قاضی صاحب کو اپنا وہ نہ کریں۔ وہ اتنے بڑے آدمی نہیں ہیں، وہ چھوٹے آدمی ہیں۔ جس سیٹ پہ وہ بیٹھے ہیں نا، اس سیٹ کا احترام، ہمیں قاضی صاحب سے کسی اچھائی کی توقع نہیں ہے، یا کسی بڑے پن کی توقع نہیں ہے کہ قاضی صاحب آؤٹ آف دی باکس کوئی جا کے فیصلہ کریں گے یا کوئی مہان آدمی ہے۔ نہیں، ہمیں قاضی صاحب سے ذرا بھی جو ہے وہ توقع نہیں ہے۔ لیکن جس پوسٹ پہ وہ بیٹھے ہیں، کل اس پوسٹ پہ اور بندہ بیٹھے گا، اور کل اس پوسٹ پہ ایک اور بندہ بیٹھا تھا، تو قاضی صاحب اس سال کا پتہ بھی نہیں چلنا، اور پھر آپ جو ہے وہ اس قوم کی خون پسینے کی پینشنیں کھائیں گے، فری بجلی استعمال کریں گے، اسی قوم کی جس پہ آپ ٹانٹ کر رہے ہیں نا، اور جس پہ آپ بڑکے مار رہے ہیں، اسی قوم کے آپ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ سے فری بجلی یوز کریں گے، گاڑی یوز کریں گے، ڈرائیور یوز کریں گے۔ تو ذرا اپنے آپ کو تھوڑا سنبھال کر رکھیں، وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ آرمی چیف نے یہ وجاہت علی خان کی خبر ہے کہ وہاں امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کیا ہے، تو وہاں پر ایک پاکستانی نے سوال کیا کہ یہ جو نگران حکومت ہے یا پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی آئین میں گنجائش نہیں ہے۔ تو حسب معمول 75 سے جو مائنڈ سیٹ ایوب خان نے دیا تھا، شہاب صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے ڈیوٹی ملی تھی کہ سیاستدانوں کے سیاہ کارنامے نوٹ کروں اور وہ ایوب خان کو سناؤں۔ وہ مائنڈ سیٹ 2024 آنے کو ہے، وہی چل رہا ہے۔ سیاستدان کرپٹ ہیں، اور سارے سیاستدان کرپٹ ہیں۔ اس کی جو دوسری سائیڈ ہے، یا خالی سیاستدانوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے؟ کتنے سیاستدان ہیں جو ریٹائر ہو کر ملک سے باہر چلے گئے، یا ملک سے باہر جائیدادیں خریدیں، یا ان کا اتنا زیادہ جو ہے وہ سرمایہ ہے؟ کتنے سیاستدان ہیں ٹوٹل؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاستدانوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس میں پہلا نمبر جو آرمی چیف صاحب نے کہا ہے نا، اس میں پہلا نمبر اس نظام کے لاڈلے کا ہے، جس کا نام نواز شریف ہے، جس کو اقتدار دینے کے لیے ہر قانون، ہر ضابطہ، ہر اصول توڑا جا رہا ہے، جس کو ابھی سے وزیر اعظم کا پروٹوکول دے دیا گیا ہے، اور جو قوم سے نام نہاد خطاب کرتا پھر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یعنی جس کے ابھی وہ سامنے فلیٹس موجود ہیں کہ مے فیئر اور جو ہے نا ایون فیلڈ، وہ سامنے موجود ہیں۔ ابھی وہ بھگوڑا 4 سال جو ہے نا یہاں سے بھاگ گیا تھا، وہ واپس آئے۔ تو اگر سارے سیاستدان حضور والا کرپٹ ہیں، تو یہ نظام کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ یہ کہاں سے زم سے نہا کے آیا ہے، یا یہ دودھ سے کہاں سے نہا کے آیا ہے؟ یہ روٹین چل رہی ہے، پہلے کرپٹ کہو، پھر بھگاؤ، 4-5 سال لوگوں کی نظروں سے اوجھل رکھو، 4-5 سال بعد لے آؤ اور کہو کہ اب یہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ چل رہا ہے۔ پہلے سرور پیلس میں آپ لوگوں نے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، مشرف اینڈ کمپنی، آپ لوگوں نے اسے بھگایا تھا جدہ، وہاں 9 سال 10 سال رہ کے پھر پوتر ہو کے آ گیا، پھر مسلط کر دیا گیا، پھر بھگایا۔
फिर मुसल्लत हो गया, अब फिर भगाया, फिर जो है ना वो मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। तो आर्मी चीफ साहब से बसद एहतराम जान की ईमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ कि सारे सियासतदान अगर करप्ट हैं तो क्या उनमें ये ख़ानदान भी शामिल है जिसको निज़ाम सपोर्ट कर रहा है, या जिसको निज़ाम मुसल्लत करने के लिए दिन रात एक किए हुए है, ये भी शामिल हैं, या इसके अलावा इनके अलावा बाकी सियासतदान जो है वो करप्ट हैं। एतजाज एहसन से बहुत अहम मुलाकात की है इमरान खान की बहन अलीमा खान ने, और एतजाज एहसन ने इस खदशे का इजहार किया है कि आखिरी दम तक हमें न उम्मीद थी न तवक्को थी कि भुट्टो साहब को फांसी दी जाएगी, और हमारे जहन में ये था कि अव्वल तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं करेगी, और अगर करेगी तो कोई बाहर का मुल्क इंटरवीन करेगा जो भुट्टो साहब के दोस्त थे, और वो भुट्टो साहब को बचा लेंगे। लेकिन हमारे देखते ही देखते भुट्टो साहब को पहले न सिर्फ फांसी सुनाई गई बल्कि कुछ अरसे बाद उनको फांसी दे दी गई। तो इस खदशे का इजहार किया है एतजाज एहसन ने अलीमा खान से, जिसके बाद अलीमा खान ने गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि हम ये इतनी आसानी से नहीं होने देंगे, ना हम होने देंगे और न जो खान साहब के सपोर्टर्स हैं वो होने देंगे। और उन्होंने अपना लाए अमल ये बताया है कि हम डोनाल्ड लू के खिलाफ जो अमरीकी हैं, जो पाकिस्तानी निजात अमरीकी हैं, अब अमरीकी शहरी हैं, वो डोनाल्ड लू के खिलाफ जो है वो मुकदमा करेंगे अमेरिका में। और इसके अलावा इमरान खान के जो दो बेटे हैं उनके बारे में भी अलीमा खान ने कहा है कि वो भी मुकदमा करने जा रहे हैं पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, पाकिस्तान में जो साइफर ट्रायल हो रहा है जिस पे अब मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि इस्लामाबाद के डिवीजनल बेंच का फैसला मौजूद है कि ट्रायल ओपन हो, सिविल सोसाइटी उसमें शिरकत करे, मीडिया उसमें शिरकत करे, बाहर का मीडिया कवर करना चाहता है तो उसे कवर करे। लेकिन इमरान खान ने वाज़े तौर पे जो जुल्करनैन साहब हैं जो जज हैं उनको वाज़े तौर पे बल्कि तहरीरी तौर पे उन पे अदम एतमाद कर दिया है कि आप कंप्रोमाइज्ड हैं और मुझे आप पर ज़रा भी एतबार नहीं है। पहले ये काम पीटीआई आमिर फारूक के खिलाफ भी कर चुकी है, लेकिन शाबाश है इन जजों को कि जिनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी या उनमें ज़रा इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी, या दूसरे लफ्ज़ों में ज़रा कोई गैरत नाम की चीज़ नहीं थी कि वो अपने आप को केसों से अलग कर लेते। ये बुनियादी हक होता है उसका फरियाद करने वाले का कि वो अदम एतमाद कर दे। क्या बाइस्ड हैं, हमें आप पे एतमाद ही नहीं है। एक मुलजिम को जज पे एतमाद ही नहीं है तो वो जज उसके बारे में कैसा फैसला करेगा। और बबांगे दहल कहा जा रहा है कि हमें जो है ना नहीं है, आप पे एतमाद नहीं है। पहले आमिर फारूक को भी कहा गया, वो भी फैसले दबा के बैठे हैं कि जी वो फैसला सुन लिया और फिर उसको बिल्कुल महफूज कर दिया कि ये क़यामत से एक दिन पहले मैं निकालूंगा और सुनाऊंगा। इसी तरह जुल्करनैन के साथ हुआ, लेकिन उसने भी वो दरख्वास्त रद्दी की टोकरी में फेंक दी। अजीब ढीठ लोगों से और बेशर्म लोगों से वास्ता पड़ा है जिनको यानी कोई अपनी इज्जत का, कोई गैरत का, कोई क्रेडिबिलिटी का ज़रा भी ख्याल नहीं है। उनके जहन में ये है, वो भाग भाग के जा रहे हैं, सजाएं सुना रहे हैं कि कल को हम रिटायर होंगे, ये सिस्टम हमें एडजस्ट करेगा, सिस्टम हमें कहीं पे लगाएगा, ये पेंशन भी जान में मारेंगे, इधर से भी फ्री चीज़ें लेंगे। फिर ये जो जमातें हैं ये नवाजती हैं, जाहिर है 2 नंबर तरीके से आती हैं तो नवाजती हैं। उनका क्या जाता है, उनके बाप का पैसा है, जो उनके बाप का खजाना है। लोगों से मैंने पहले अर्ज किया था कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां फिरौन के गुलामों की तरह जिस तरह वो महल बनवाता था और
अपने जो है ना वो मदफन तामीर कराता था और उसके साथ उनको भी दफन कर दिया जाता था। ये 24 करोड़, ये 25 करोड़ वो फिरौन के गुलाम हैं जो सारा दिन अपनी नौकरियां करते हैं, जो सारा दिन अपना कारोबार करते हैं, जो सारा दिन अपनी रेडी लगाते हैं, लेकिन इनके पेट भरना वो इस अवाम के जिम्मे है। चाहे वो बिजली के बिल हों, चाहे वो गैस के बिल हों, चाहे वो पेट्रोल पे टैक्सेस हों, चाहे वो डीजल पे टैक्सेस हों, चाहे वो 17% जीएसटी हो, यानी ये लोग कमा के और इनको पालते हैं। ये जो सफ़ेद हाथी हैं इनको पालते हैं, इनकी पेंशनें हो गई, इनकी फ्री चीज़ें हो गई। ये इस कौम की जो है वो खून से, इस कौम के पसीने से ये पूरे करते हैं। वो भी खाएंगे, ये इनके ज़हन में है, वो भी खाएंगे, क्योंकि नून लीग का रिकॉर्ड है, पीपल्स पार्टी का भी रिकॉर्ड है कि वो जो इनके फेवर में लोग फैसले करते हैं सरकारी मुलाजमत के दौरान। अब बशीर मेमन को देख लें, बशीर मेमन को अभी वो पूरा रिटायर नहीं हुआ, डायरेक्टर FIA, उसको नून लीग सिंध का सदर बना दिया गया। कहाँ गया वो जुबैर महमूद और कहाँ गए वो मोहम्मद जुबैर और वो पुराने नहीं, क्योंकि बशीर मेमन ने सर्व किया था इनको सर्विस के दौरान। ये खुली बेईमानी, आइन से इनहराफ, हलफ की खिलाफ वर्जी, लेकिन इनको सर्व किया। जिस तरह आजकल ब्यूरोक्रेसी वो हर किसी के MPO जो है ना ऑर्डर्स वो निकाल रही है, बार बार गिरफ्तार कर रही है, बार बार गिरफ्तार कर रही है, क्योंकि इन DCO के ज़हन में, इन कमिश्नरों के ज़हन में ये है कि कल को हम रिटायर होंगे, हमें एडजस्ट किया जाएगा, हमें प्लॉट दिए जाएंगे, हमें मकान दिए जाएंगे, खजाना इनके बाप का है, लोगों से किसी ने पूछना नहीं है। और कोई शिकायत करेगा तो ऊपर कादी फायदी साहब बैठे हैं, या आमिर फारूक साहब बैठे हैं, या जुल्करनैन साहब बैठे हैं, उधर भी इनका जो है ना गोटियां फिट हैं। तो किधर अवाम जाए और किसके पास शिकायत करे? तो बहरहाल उस पे तहरीरी जो है वो इमरान खान ने अदम एतमाद किया है, लेकिन उसको कतई तौर पर जो है वो कोई परवाह नहीं है और वो बड़ी तेजी से ट्रायल को आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि सुनने में ये आ रहा है, मुख्तलिफ जो बड़े सहाफ़ी हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जनवरी के मिड तक जो है वो ये फैसला सुना दिया जाएगा। और आज जिक्र कर रहे थे एतजाज एहसन कि इमरान खान को जो है वो सजाए मौत और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। तब लाडला वो प्रो मैक्स या मैक्स प्रो वो पालतू वो घर से निकलेगा जो अपने आप को शेर कहता है, फिर वो इलेक्शन में हिस्सा लेगा, फिर वो कैंपेन में हिस्सा लेगा। वरना अभी वो जाति उमरा के अंदर, कोई अंदरून जाति उमरा में वड़ा हुआ है, वहां से वो निकल नहीं ला रहा लोगों में कि लोग जो है ना वो कैसा सलूक करेंगे। आखिरी खबर वो मैंने पहले भी अर्ज कर दिया कि ये ब्यूरोक्रेसी, ये अंग्रेज़ों से ये गुलाम थे और ये तरबियत लेकर आए। ये जो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी है, हमारे प्रोफेसर थे बड़े मशहूर प्रोफेसर सलीम हसन, आपने फिक्रे को एंजॉय करना है, वो कहते थे पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी हमेशा बुरा क्रेसी। मैं दोबारा दोहराता हूं कि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी हमेशा बुरा क्रेसी। ये लोग, इन्होंने गुलामों की हैसियत से, वो जो लॉर्ड साहब थे, वो जो गोरे थे, उनकी जो है ना वहाँ तरबियत हासिल की, वहाँ पे इन्होंने सारी ट्रेनिंग ली और वो माइंडसेट 47 वाला वो लेकर ये उस विरासत को कैरी कर रहे हैं, उस DNA को कैरी कर रहे हैं और ये हाकिमों के गुलाम हैं। ये चाहे कोई तहज्जुद पढ़ता है, चाहे कोई नमाज पढ़ता है, चाहे किसी के दाढ़े हैं, चाहे किसी के माथे पे मेहराबें बनी हुई हैं, ये टोटल जो है ये ना अपना हल्फ देखते हैं, ना कानून देखते हैं, ना आइन देखते हैं, ना मर्द देखते हैं, ना औरत देखते हैं, ना बेगुनाह और गुनाहगार देखते हैं। इनको जो हुकूमत कहती है ये अपने TADA के लिए, ये अपनी तनख्वाहों के लिए और ये अपने जो है ना वो प्रिविलेजेस के लिए वो ये काम करते हैं। अब ये बेज़मीर ब्यूरोक्रेसी ये इलेक्शन कराएगी
اور الیکشن کمیشن نے دھڑلے سے جھوٹ بولا ہے کہ ہم نے بیوروکریسی کو شفل کر دیا. بالکل جھوٹ اور بکواس ہے. کدھر شفل کیا ہے؟ وہ جو اس کا پنجاب اسلام آباد کا کمشنر ہے اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگی ہوئی ہے, اس کو چینج تک نہیں کیا. وہ ابھی تک وہی ہے, پتہ نہیں عارف نواز نام ہے اس کا کہ کیا, اس کو چینج نہیں کیا. جس پہ کورٹ نے اعتراض کیا تو باقی کو کدھر چینج کیا ہے؟ تو بیوروکریسی الیکشن کرائے گی, بیوروکریسی بے ضمیر بیوروکریسی الیکشن کرائے گی. لیکن یہ بات میں ان کو بتا دوں کہ اگر ووٹ پڑ گئے, لوگ نکل آئے, لوگوں نے 17 جولائی کی طرح ووٹ ڈال دیے, تو پھر یہ بیوروکریسی کیا, آپ انڈیا کی بیوروکریسی لے آئیں. آپ شریف خاندان کے کارکنوں سے جو ہے نا الیکشن کروا لیں, ان کو آر او اور ڈی آر او بنا دیں. یہ خاندان یہ نہیں جیت سکتا. سندھ کا پکے کا ڈاکو خاندان نہیں جیت سکتا, مولوی نہیں جیت سکتا. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عمران خان کے لاکھوں بلکہ کروڑوں سپورٹرز اور ووٹرز وہ شناختی کارڈ پہ ٹاکی شاکی ماریں, 8 فروری کا انتظار کریں, اور 8 بجے یعنی 9 بجے یا 8 بجے جب پولنگ شروع ہو تو اس سے پہلے قطاریں لگ جائیں, تاکہ اتنا ووٹ پڑ جائے کہ ان کو دھاندلی کرنا مشکل ہو جائے کہ آپ اس کو کس طرح مینج کریں. یعنی یہ سارا کچھ پروٹوکول دے دیں, پالتو بنا لیں, لاڈلا بنا لیں, سارا کچھ کر لیں, پابندیاں لگا دیں, لیکن ووٹ آپ نے ڈالنا ہے, علیحدگی میں ڈالنا ہے. وہ ووٹ آپ نے ڈال دیے, بکسے آپ نے بھر دیے, تو پھر ان کا باپ بھی وہ عمران خان کو الیکشن جیتنے سے نہیں روک سکتا. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں, اگر لائک نہیں کرتے تو ضرور کومنٹس کریں. دوسرا, اس یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں آپ کا تعاون درکار ہے, آپ کی ہیلپ درکار ہے. اس یوٹیوب فیملی کو بڑھائیں, چینل کو سبسکرائب کریں, اپنے پیاروں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 50,000 جو ہمارا ٹارگٹ ہے دسمبر کا, 50,000 جو ہے وہ سبسکرپشن ہے, تو اس کو حاصل کرنے میں مدد کریں. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.